Good morning. Good morning, everyone. And how are you? Hope you will be fine. Let's start class. Today is 1st July. There are number of celebration, as you know that. But firstly, we have to be go through. Okay? तो मैं बोर्ड पे जरा सा हेडलाइंस लिख देता हूँ. ठीक है? फर्स्ट जुलाई GS फाउंडेशन एंशिएंट इंडिया टॉपिक मौर्योत्तर लेटर मौर्य किंगडम्स. ये हमारा यानी मौर्योत्तर भारत. अगर इसको हम देखें तो मौर्योत्तर भारत, ये इसमें हमारे पास 3 हैं. शका, पहलव, जिसे हम शक और पहलव के रूप में खासकर जानेंगे, और भी जो आएंगे चैती, इसके लिए हम देखें. ये 3 पर हमारा फोकस होगा. ठीक है? ग्रीक भी आएगा. ठीक है? कुषाण भी आएगा. वैसे यूनानी, जिसको हम लोग ग्रीक कहेंगे, ये पढ़ना है. ये पढ़ना है. चैती भी पढ़ना है. और ग्रीक इसी से रिलेट करके हो गया, तो इसीलिए कुषाण पढ़ चुके, संगमेरा पढ़ चुके, शुंगा, कन्वा, सातवाहन, ये सब हो चुका है. जो बड़े बड़े थे, जो छिटपुट थोड़े बहुत इधर उधर स्कैटर्ड हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, उसको समेटना है. अगर ये नहीं समेटेंगे तो जब इससे सवाल आएगा तो पीछे रह जाइएगा. ठीक है? क्योंकि कोई भी किताब इसको मेंशन नहीं करता जल्दी, और आज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तो ऑप्शनल जो खत्म हो गया IAS में, जिसकी वजह से ये और भी बदतर स्थिति में हो गया. और स्टेट भी ऑप्शन खत्म कर दिया, तो लोग हिस्ट्री के इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते. बट देर आर सम क्वेश्चंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम गोइंग टू बी हाईलाइट. तो इस पर बात करेंगे. चलिए, वैसे बेटा आज तो आपको पता ही है 1 जुलाई है. नहीं, लिसन केयरफुली. सिर्फ सुनना है अबाउट 1st जुलाई. वर्बली एक बार सुना देता हूं इन शॉर्टली. 2 से 3 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं. इम्पॉर्टेंस, ऐसे 15 तारीख हैं जुलाई मंथ में जो आपके लिए महत्व रखता है. जैसे आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई सबको पता है 1955 में SBI, इन द सेंस जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ और नाम पड़ गया SBI. सो टुडे इज SBI फाउंडेशन डे. SBI फाउंडेशन डे, ये इंपॉर्टेंट 1955 के हिसाब से. और SBI का नेशनलाइजेशन डे भी आज ही है, तो 2 हो गया. तीसरी बात पर 1 जुलाई को 1905 में करूर वैश्य बैंक स्थापित हुआ. करूर तमिलनाडु में
दो चेट्टियर बंधु थे, चेट्टियार होते हैं ना, तो दो चेट्टियर यानी बिजनेस क्लास के लोग थे, दो चेट्टियर ब्रदर्स थे, उन दोनों ने मिलकर के वैश्य करूर वैश्य बैंक की स्थापना की। आज देखिए कितना बड़ा बैंक है। तो आज करूर वैश्य बैंक की भी फाउंडेशन डे है, बैंकिंग वालों के काम आएगा। आज देखें तो हम जो अपना कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक का भी आज फाउंडेशन डे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैनरा बैंक का फाउंडेशन डे। ठीक है, आज एसबीआई का, कैनरा बैंक का, करूर वैश्य बैंक का, तीनों का फाउंडेशन डे है। मायने रखता है ना, तीन बैंक का फाउंडेशन डे। आज ही फाउंडेशन डे है, 1949 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसका भी आज फाउंडेशन डे है। ठीक है ना, तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है। आज ही हमारे भारत के एक बहुत ही बड़े पुरोधा डॉक्टर विधान चंद राय, BC रॉय का जन्मदिन है। BC रॉय बहुत बड़े डॉक्टर हुए, वर्ल्ड फेम हुए, वर्ल्ड मतलब WHO से रिलेट हुए, समय के साथ कांग्रेस पार्टी से रिलेट हुए, और ये आपके बंगाल के, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री बने। उनका बड़ा खेल से जुड़ाव था, खासकर फुटबॉल से। तो BC रॉय ट्रॉफी उन्हीं से रिलेटेड है, फुटबॉल की। और इन्होंने 6 शहर बसाए बंगाल में। दुर्गापुर उन्हीं का बसाया हुआ है, खड़गपुर उन्हीं का बसाया हुआ है, राउरकेला उन्हीं का बसाया हुआ है, नेताजी नगर उन्हीं का बसाया हुआ है। और उनका जन्मदिन हम डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो टुडे इज नेशनल डॉक्टर्स डे बिकॉज ऑफ विधान चंद्र रॉय, जो डॉक्टर थे। देखा आपने, आज 1 जुलाई RBI का फिनेंशियल ईयर की शुरुआत है। आज 1 जुलाई इंडियन रेलवे का फिनेंशियल ईयर की शुरुआत है। आज 1 जुलाई वर्ल्ड बैंक का फिनेंशियल ईयर की शुरुआत है। आज 1 जुलाई ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का शुरुआत है। समझ में आई बात? तो 1 जुलाई को देखिए कितनी सारी चीजें हैं। 4 जुलाई 1776 अमेरिका का आजादी, ठीक है, अमेरिका का फ्रीडम डे होगा। 11 जुलाई 1987 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, क्योंकि विश्व की जनसंख्या भाग गई कितना, 5 अरब प्लस शाम के 5 बजे, तो इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 12 जुलाई 1982 फाउंडेशन ऑफ नबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड फाउंडेशन डे। तो 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 फ्रेंच स्टेट रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस का नेशनल डे, फ्रेंच क्रांति जो हुई थी, तो वो 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 जुलाई 1918 बर्थ ऑफ रोली हलहला डाली भुंगा नेल्सन मंडेला। So today UNO celebrating World Nelson Mandela Day. This is the reality. तो 18 जुलाई है। 19 जुलाई 1969 14 बैंक nationalized, so nationalization day of bank. 20 जुलाई 1969 you know better, Neil Armstrong and Edwin Aldrin and another third, all these are a step up on the moon. तो चांद पर पहुंचने का 20 जुलाई। 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग डे, because the flag committee whatever introduced about the national flags, that is tricolor, that accepted by Constitution Assembly and our tricolor become the national flag. तो ये राष्ट्रीय झंडा दिवस है 22 जुलाई। 25 जुलाई 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 25 जुलाई हल्दी घाटी का युद्ध एंड हुआ था, जून में शुरू हुआ था, 25 जुलाई को एंड। 26 जुलाई 1999 कारगिल विक्ट्री डे। 28 जुलाई 1940 बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 29 जुलाई सिंस 2011 इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस। 31 जुलाई 1880 1880 द बर्थ ऑफ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद उर्फ धनपत रॉय। मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन मनाया जाता है।
So these are the some important segments in July month. So you have to be remember this 15 days. So that is the important. Okay, ज़्यादा नहीं, हमने आपसे 4 से 5 मिनट लिया. आई एम सॉरी फॉर दैट. बाद में हम इसको डिटेल करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास में, आज नहीं कल कर देंगे. ठीक है, चलिए अब आते हैं हम. तो हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर भारत, द इंडिया आफ्टर मौर्य एम्पायर, जिसमें हम कुषाण डायनेस्टी पढ़ चुके, शातवाहन डायनेस्टी पढ़ चुके, संगमेरा पढ़ चुके, चोल चेर पांड्य जो थे संगमेरा के पढ़ चुके. अब छोटे मोटे जो थे शुंग वंश पढ़ चुके, कण्व वंश पढ़ चुके. अब कौन, तो यू नो बेटर. अब बच गया कौन, शक, पहलव. ठीक है, ये जिसको इंडो बैक्टीरियन किंग कहते हैं, तो वो बच गए. तो देखते हैं उसको. चलिए गौर से इस चीज पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. ठीक है, गौर से सुनिए. सेंट्रल एशिया से जब हम संपर्क में आए अलेक्जेंडर द ग्रेट के इन्वेशंस के बाद, तो संपर्क बढ़े ही नहीं, बहुत सारी जातियां भारत की ओर रुख करने लगी. रीजन बहुत सिंपल था कि चाइना की सरकार ने, राजाओं ने समय के साथ, और खासकर सी हुआंग टी ने 220 बीसी में, 220 बीसी में चीन की लंबी दीवार चिनवा दी, जिसकी वजह से ये लड़ाकू जो बर्बेरियन कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी के राज्य थे, छोटे मोटे कबीलाई, वो चीन में घुस नहीं सके, हमला नहीं कर सके, और चीन के हान वंश के राजाओं ने उसे खदेड़ दिया. हान नहीं, हून वंश के राजाओं ने उसे खदेड़ दिया. नतीजतन ये जो शक वगैरह थे, जो इंडो बैक्टीरियन कहते हैं, ये सब के सब सेंट्रल एशिया को मूव किए, और सेंट्रल एशिया में रहने वाले जो कुछ लोग थे वो इंडिया की ओर भी मूव किए. तो ये एक बड़ा रीज़न था. चीन ने अपनी बाउंड्री वॉल बना दी, और हम लोगों को देखिए कि रोहिंग्या भारत में शरण पाते हैं आज इस आधुनिक युग में, और शरण नहीं पाते, जबरदस्ती घुस आते हैं, और तथाकथित कुछ लोग उसे इस तरह से दिखाते हैं कि भारत वैश्विक शरण स्थली है. सोचनीय बात है. विदाउट परमिशन, इंडिया इज नॉट ए सॉवरेन कंट्री, ऐसा बिहेव होता है. म्यांमार खदेड़ देती है. उइगरों का हाल चाइना हिसाब लगाए हुए है. यहाँ हिंदू और मुसलमानों में नहीं फंसना. समझना ये है कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं. अफगानिस्तान की पोजीशन जो बने तो शरणार्थी भारत आए, पाकिस्तान में भी है, भारत भी आए. कहने का तात्पर्य ये है आज भी दशाएं इतिहास से हमने नहीं सीखी, यह हकीकत है. अब आइए, मध्य एशिया में संपर्क और उनके परिणाम से हम देखते हैं क्या हुआ. पहला, हिंद, यूनानी, शका, पहलव, कुषाण तो हो गया, तो उसको छोड़ दीजिए. तो हिंद मतलब है क्या, इंडो बैक्टीरियन. यहां बैक्टीरियन का मतलब बैक्टीरिया से मतलब हमें न तो जीवाणु समझनी है, न ही यूरोप का कोई पार्ट. बैक्टीरिया यूनानी वर्ड है जिसका उर्दू में ज़बान है बल्ख, और बल्ख जो है सेंट्रल अफगानिस्तान में है. ठीक है, अफगानिस्तान में है, सेंट्रल एशिया में है, तो बल्ख ही बैक्टीरिया है, अफगानिस्तान वाला पार्ट. अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया काउंट होता है, पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है, ईरान वेस्ट एशिया में आता है, इंडिया तो साउथ एशिया में है. तो अफगानिस्तान सेंट्रल, पाकिस्तान साउथ एशिया, और ईरान वेस्ट एशिया. तो एक बड़ा ट्रांजैक्शनल पॉइंट है, ध्यान रखना है. तो हिंद, यूनानी, शका, ठीक है, पहला. अब आते हैं, सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदकुश पर्वत को पार किया, और वक्षु नदी, ऑक्सस यानी अमू दरिया के इस पार आकर के पूर्वी तट पर कई क्षेत्रों पर ये लोग जो है एक लुटेरे के तौर पर, आक्रांता के तौर पर आए और बसने लगे. मैंने क्या कहा, सर्वप्रथम यूनानी आक्रमण भारत पर हुआ एज ए फर्स्ट यूरोपियन. ये ध्यान रखें. आर्य समाज को, सॉरी, आर्यंस को छोड़ दीजिए वैदिक काल में. तो ये हम देखते हैं सिकंदर का. अब आइए, आक्रमण के महत्वपूर्ण कारण क्या थे. ये जो शक है, जिसको हम शीथियन भी कहते हैं,
ये जो पहलव हैं, जिन्हें हम पार्थियन भी कहते हैं, ठीक है, ये लोग जो भारत में आए, क्यों आए, लड़ाई करते हुए घुसे, क्यों आए, और समय के साथ भारत में ये क्षत्रिय राजपूत धर्म को अपनाते चले गए और हिंदुत्व में आ गए, शिव के वैष्णव के उपासक बन गए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये लोग मुस्लिम नहीं बने थे, उस टाइम मुस्लिम का कॉन्सेप्ट था भी नहीं, तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए आक्रमण के महत्वपूर्ण कारण का समझिए। सेल्यूकी साम्राज्य की शक्ति। सेल्यूकी साम्राज्य मतलब क्या था? सेल्यूकस की जो शक्ति थी, जो इन लोगों को सप्रेस्ड करके रख दिया, जिसकी वजह से, और इधर चाइना ने महान दीवारें बना दी, इन दोनों के बीच में ये पिस गए। और सेंट्रल एशिया जानते हैं शुष्क क्षेत्र है, कोई बड़ी उपज नहीं है, चरवाही कृषि थी और पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो उसे भारत की ओर अग्रसर होने में जलवायु की भूमिका भी है, पॉलिटिकल ऑफेंस भी है, और यहाँ पर जिस तरह का बॉर्डर हमेशा सदैव खुला रहता है, वो भी एक ल्यूरेटिंग पॉइंट था, तो भारत की ओर। और भारत काफ़ी रिच कंट्री के तौर पर उस टाइम में मौजूद था प्राचीन काल में, तो भारत की ओर एंट्री होना लाजमी था। अब आइए बैक्टीरिया यानी बल्ख, ये अफगानिस्तान का एक क्षेत्र जो ईरान से सटा हुआ था, पर्थियाई नामक क्षेत्र पर यहां आक्रमण हुआ। पर्थियाई यानी पारसी जो धर्म है, तो पर्थियाई, पार्थियन यानी पर्थियाई एक एरिया है, वहां के रहने वाले लोग पार्थियन कहलाए, वही हो गए पर्शियन। ठीक है, शक लोग चीन की सीमा से खदेड़ दिए गए। शक जो जनजातियां थी, क्लैन थे, गोत्र थे, कबीलाई शका, शक लोग चीन के राजाओं के द्वारा खदेड़ दिए गए, साउथ वेस्ट चाइना से बॉर्डर पर खदेड़ दिए गए। तो कहते हैं कि शक लोग चीन की सीमा से खदेड़ दिए गए, अतः ये शक लोग बैक्टीरियाई यूनानियों को दबाव में ले आए। तो बैक्टीरिया बल्ख अफगानिस्तान, यूनानी लोग सेल्यूकस के साम्राज्य के पार्ट सब वहां थे मौजूद, तो ये लोग क्या किया, अब शक कहां पे प्रेशर दिया, यहां पे। म्यांमार से रोहिंग्या खदेड़े गए, कहां पर प्रेशराइज किया, बांग्लादेश में, इंडिया में। आपको समझना ही पड़ेगा, समझ में आई बात। अफगानिस्तान से अफगानियों को खदेड़ दिया ये तालिबानियों ने, कहां प्रेशराइज हुआ, पाकिस्तान में, भारत में। समझ में आई बात। आज उइगर का क्या हाल है समझ सकते हैं। सीरिया में क्रिश्चियन को खदेड़ दिए गए था कथित बगदादी खलीफा के द्वारा, और ये कहां लिए, यूरोप में। यही तो समझना है इतिहास को। तो शक लोग चीन की सीमा से खदेड़े गए, अब ये शक लोग मध्य एशिया में आकर बैक्टीरियन यूनानी किंग के ऊपर दबाव बनाए क्षेत्र पर, अतः शकों को दबाकर ही ये कबीलाई यूनानी भारत पर आक्रमण किए। यानी अब जो है शकों से परेशान होकर यूनानी भारत की ओर बढ़े, बैक्टीरियन भारत की ओर बढ़े, ये मतलब है। अब आते हैं, हम इसे हिंद यवन भी कहते हैं, इंडो बैक्टीरियन किंग। अब आइए हम देखते हैं इनकी पहुंच भारत में 200 ईसा पूर्व के आसपास तक अयोध्या और पाटलिपुत्र तक पहुंच बना लिए। शक क्षत्रप अयोध्या में रहते थे, पाटलिपुत्र पटना तक अपनी पहुंच बना लिए थे। दैट वाज द रियलिटी। अब आइए हम देखते हैं ऐसे कुछ यूनानी हिंद यूनानी राजा हुए, इंडो बैक्टीरियन किंग हुए, जिसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों पैरेलल समानांतर शासन करते थे। एक का नाम मिनांडर, ये बहुत फेमस नाम है, सवाल है, मिनांडर यानी मिनांदर। ठीक है, तो मिनांडर यूनानी नाम है, मिनांडर भी आप इसे कह सकते हैं, और यही संस्कृत की हमारी किताबों में इसका नाम है मिलिंद। क्या नाम है, मिलिंद। तो याद रखिएगा 165 से 145 बीसी के आसपास इसकी रूलिंग है, यानी लगभग 20 वर्ष का शासन मिनांडर का दिख रहा है, जो कब से कब 165 बीसी से 145 बीसी। गौर फरमाइए इसी समय सेंट्रल पोजीशन में कौन है, शुंग शासन है, और शुंग के पैरेलल शका भी मौजूद है। बात समझाए, शका भी मौजूद है, ये ध्यान रखना है। अब आइए अयोध्या तक है, और आप भी जानते हैं इन्हीं शकाज को, ग्रीक यवन को
पराजित किया था शुंग ने, और तब अश्वमेध यज्ञ भी करेगा। अयोध्या में धनदेव का अभिलेख इससे पहले बताए थे। तो मैंने पहले ही कहा, हम जो भी आज 3-4 कहानी बताएंगे 3-4 वंशों के बारे में, बहुत ही छिटपुट है और आपको भी बड़ा ही दिमाग को केंद्रित करके रखना है, ठीक है। अब आइए, अच्छा आज 1 जुलाई है, आज से मैं रात में लेट नाइट, लेकिन जैसे वक्त मिलेगा पीडीएफ फाइल भेजना शुरू करूंगा, सहेज के रखिएगा। और पीडीएफ फाइल मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, जो लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए, तो एक राजा था मिनांडर, 165 बीसी से 145 बीसी के आसपास रूल कर रहा था। मिनांडर को मिलिंद भी कहा गया है, और मिनांडर जो है उसकी राजधानी शाकल थी। शाकल मतलब क्या, तो इसको शियालकोट कहते हैं। शियालकोट, शाकल या साकल द्वीप एक ही बात है। और ये शियालकोट आज कहाँ है? पंजाब में है शियालकोट, हम और आप सब जानते हैं। तो शियालकोट आज पंजाब में है, जिसका नाम शाकल द्वीप था या शाकल था। ये राजधानी थी मिनांडर की, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए, यूक्रेटाइड नाम का एक और इंडो बैक्टीरियन किंग, आई मीन ग्रीक मूल का राजा मौजूद था, ठीक है। कौन? मिनांडर के साथ साथ क्या था? यूक्रेटाइड। यूक्रेटाइड था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यूक्रेटाइड्स कैपिटल वाज तक्षशिला, दैट इज प्रेजेंट टाइम इन, यू नो बेटर, एबटाबाद नियर रावलपिंडी, पाकिस्तान। अब आइए, यूनानी जो राजा लोग थे उन्हें हमारे महाभारत की पुस्तकों में सर्वज्ञ यवन शब्द कहा गया है। सर्वज्ञ यवन शब्द कहा गया है। और हिंद यूनानी को हम लोग कहते हैं कि व्यूह रचना में प्रवीण था और युद्ध के मशीन बनाने में प्रवीण था। प्रवीण मतलब मास्टरपीस। कहने का मतलब है ये जो सर्वज्ञ यवन है, ये यवन व्यूह रचना, जैसे होता है ना त्रिशूल व्यू बाहुबली का, चक्र व्यू महाभारत का, और भी बहुत सारे व्यू होते हैं। तो युद्ध रचना में बड़े कुशल थे यूनानी, और युद्ध के लिए बड़े बड़े मशीन बनाते थे अपने डिजाइन के हिसाब से। तो ये महाभारत में उल्लेख है यवनों के लिए। ऐसा ही एक यवन राजा था, ठीक है ना, और जिसे जरासंध ने बुलाया था कि मेरी मदद करो और कृष्ण को पराजित करो। तो कृष्ण को जो है मथुरा में आक्रमण किया, और तब कृष्ण द्वारका की ओर शरण ले लिए। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा, यवन, काल यवन, उसके काल नाम था यवन। अब आगे आइए, तो हमने आपको देखा मिनांडर और यूक्रेटाइड, ये दोनों क्या थे? यूनानी मूल के राजा थे जो भारत के वेस्ट में उस टाइम में शासन कर रहे थे। अब पॉइंट देखिए, इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये भारी संख्या में ये इंडो बैक्टीरियन किंग्स जो थे क्वाइंस इशू किए, जो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दे रहा था, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के इसी इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए, यानी यही हिंद यूनानी या हिंद पहलव राजाओं ने जारी किए। एज यू नो दैट द फर्स्ट टाइम gold coins firstly in pure form 100 pure issued by Indo-Bactrian king, you know better। अब है, कुषाणों के समय इनकी मात्रा सबसे ज्यादा थी। यू नो इंडो बैक्टीरियन में कुषाण भी आते हैं, और कनिष्क जो है शकों को पराजित करके क्या किया? ढेर सारी मुद्राएं जो है जारी किया, 100% प्योर गोल्ड। तो ये मायने रखते हैं। फिर हम देखते हैं यूनान की प्राचीन कला हेलेनिस्टिक्स आर्ट डेवलप हुई। जब ग्रीक राजा आया था सिकंदर, और फिर सेल्यूकस को स्थापित करके गया, और सेल्यूकस के राज के अलावे जो ग्रीक राजाओं ने मिस्र को जीता, सीरिया को जीता, इराक को जीता, ईरान को जीता, अखमनी साम्राज्य, इन सब को जीता, मिस्र को जीता। इसके अलावे हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में कई क्षेत्र को जीता। इन सभी पे छोटे छोटे गवर्नर्स आ गए और छोटे छोटे राज्य के रूप में राज करने लगे। तो ये चीज़ है। अब आइए, तो ग्रीक
ancient art Hellenistics introduced not even flourish in Indian northwest area at especially गंधार। तो हेलेनिस्टिक आर्ट की शुरुआत सिकंदर के समय, कनिष्क के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये चीजें। अब आ जाते हैं, ये हम मिनेंडर और यूक्रेटाइड दो को समझ गए। मिनेंडर की राजधानी शाकल शियालकोट पंजाब। यूक्रेटाइड की राजधानी क्या थी बेटा? तक्षशिला। ये भारत की ओर क्यों अग्रसर हुए? तो ध्यान दें, शक लोगों को हून जाति के चीनियों ने मारकर भगाया वेस्ट साइड, तो ये इंडो बैक्टीरियन एरिया मध्य एशिया पर दबाव बनाए। उसके दबाव से ये इंडो ग्रीक किंग्स भारत की ओर अग्रसर हुए। समझ में आई? चीन ने शकों को दबाया, शकों ने मध्य एशिया के ग्रीक शासकों को दबाया। ग्रीक शासक अपने राज्य के संदर्भ में कहाँ आ गया? भारत के पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में। बात समझ में आ गई? और दो को देखा, मिनेंडर और यूक्रेटाइड्स, दोनों की राजधानी देख ली। टाइम बिंग आ गया, हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं शका। तो शका के संदर्भ में हम देखते हैं, जरा गौर फरमाएंगे और अच्छे से समझिएगा। शक को ही हम शीथियन कहते हैं। तो देखिए बेटा, एक मिनेंडर की बात हो गई, तो ग्रीक हमारा समाप्त हो गया। तो यहां जो ग्रीक की बात थी, दो को हमने देखा, मिनेंडर और यूक्रेटाइड। ये तक्षशिला, और इसका बेटा साकाल द्वीप या शाकल यानी श्याल। आज सियालकोट कहाँ है? पंजाब में है, ये ध्यान रखें। तो दो राजा मिनेंडर। मिनेंडर की टाइमिंग क्या देखते हैं? मिनेंडर की टाइमिंग, इस शख्स की टाइमिंग, तो 165 BC से 145 BC, ये इसकी टाइमिंग। ये हो गया। अब हमारा फोकस ये है शक। शक इसी को कहा जाता है सीथियन। शक को ही आप सीथियन कहते हैं। अब शक के ऊपर सारी बात गौर फरमाएं। शक यानी सीथियन। शक लोग मध्य एशिया के सीर दरिया के ऊपर में रहते थे। बेटा, जो आज सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान है, वहां पर दो नदी है, एक आमू दरिया यानी ऑक्सस यानी वक्षु नदी देखा, सीर दरिया ये, तो दोनों के बीच में ही तो फरगना है। फरगना का शासक बाबर उज्बेकिस्तान से ही था, अल बरूनी उज्बेकिस्तान से ही था। तो आइए, शक लोग शीर दरिया के आसपास मध्य एशिया के क्षेत्र में रहते थे, जो खदेरे जा चुके थे बहुत पहले हून राजा चीन से। और यहाँ पे हून जाति ने चीन की विशाल दीवार को निर्मित करके इन शक जातियों को खदेड़ दिया, जो सेंट्रल एशिया में आकर के सीर दरिया और उसके आसपास बस गए। यहूची जाति को, ठीक है, देखते हैं, खदेरा। यहूची जाति जो है शीर दरिया की ओर बढ़ा और शकों की ओर बढ़ा। अब ये शक जो है बैक्टीरिया और परथिया की ओर बढ़ गए। बात समझ आई? अब शक भारत की ओर क्यों आए? तो समय के साथ मैं जो कह रहा हूं, देखिए, हून जाति ने पहले शकों को खदेरा, तो उसने जो है मध्य एशिया में दबाव बनाया और यूनानी किंग भारत की ओर मिनेंडर और इधर आए। अब फिर कुछ साल बाद क्या होता है, चीन के राजाओं ने, हून राजाओं ने फिर जो है यहूची, याद रखिएगा, यहूची कबीले को खदेड़ दिया वेस्ट पार्ट ऑफ चाइना से। तो वो अब सेंट्रल एशिया पे दबाव बनाए, और उस टाइम में सेंट्रल एशिया के इस क्षेत्र में सीर नदी के पास कौन है? शका। अब शका जो है ऑब्वियसली भारत की ओर आएंगे। तो ये चीज है।
तो शीर दरिया की ओर बढ़ा और शकों की ओर बढ़ा। शक बैक्टीरिया और पर्थिया की ओर बढ़ गए। शक कहाँ बढ़े? बैक्टीरिया यानी बल्ख यानी अफगानिस्तान, और पर्थिया की ओर मतलब ईरान। तो अफगानिस्तान और ईरान की ओर दो तरफ शक गए और वहां से भारत पर आक्रमण शुरू किया। वहां जब एक एस्टैब्लिशमेंट आ गया, देन अटैक टू इंडिया स्टार्ट। पहला आक्रमण करने वाला माउस था, याद रखिएगा। उसके बाद उसका पुत्र एजस 1 एजस 2 आएगा। तो शक जो है देखिए, माउस, एजस 1 एजस सेकेंड, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है। अब आइए, तो 20 एडी के आसपास जो है माउस ने शासन करना शुरू किया था। 20 एडी, ध्यान देना। माउस नाम का शक राजा जो इंडो बैक्टीरिया के क्षेत्र में अब डेवलप हो चुका था, बल्ख और ईरान के क्षेत्र में बैठ चुका था, अब वहां से भारत की ओर उसने जो है अटैक करना शुरू किया। जो फर्स्ट शका किंग था जो भारत पर अटैक किया, उसका नाम था माउस। झा एंड श्रीमाली बहुत अच्छा लिखता है, हमारा एनसीईआरटी भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो माउस वॉज द फर्स्ट शका किंग हु अटैक्ड ऑन इंडिया नियर अबाउट 20 एडी। समय के साथ माउस का पुत्र एजस 1 और एजस सेकेंड ने भी भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण कर शक राजा अपने आप को स्थापित कर लिए और यहां साम्राज्य को जो स्थापित किए, डिवीजन इन प्रोविंसेस, और हर प्रोविंस में अपना एक गवर्नर अपॉइंट किया। और गवर्नर को वो लोग छत्रप कहते हैं। गवर्नर को क्या कहते हैं? छत्रप। प्रांतों के राज्यपाल को छत्रप कहते हैं। तो छत्रप प्रणाली शक भी लेकर के आए। अब देखते हैं छत्रप शब्द कैसे आया। तो जथ्र थावन, ये पर्शियन वर्ड है। जथ्र थावन वही होता है प्रांत छत्र। तो ये चीज है। अब आइए, अब कुल मिलाकर के शकों की 5 शाखा थी। शकों की कितनी शाखा थी? 5 शाखा। उसमें से एक शाखा तक्षशिला में एस्टैब्लिश्ड हुआ, दूसरा मथुरा में एस्टैब्लिश्ड किया, तीसरा महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश्ड किया, चौथा काबुल यानी अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश्ड हुआ। तो तक्षशिला पता ही है। फिर आपका तक्षशिला आज कहाँ है? समझ गए ना, एबटाबाद, रावलपिंडी के निकट और पाकिस्तान में। महाराष्ट्र में भी ये बैठ गए, मथुरा यूपी में बैठ गए, उज्जैन मालवा के प्रदेश क्षेत्र में बैठ गए, और अफगानिस्तान के काबुल में। तो शकों की 5 शाखा कहाँ कहाँ थे? तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैन, काबुल, अफगानिस्तान। उज्जैन शाखा सबसे लास्ट तक भारत में सर्वाइव की। मैंने क्या कहा? उज्जैन शाखा सबसे आखिरी में सर्वाइव की, क्योंकि उज्जैन के इन शक क्षत्रपों का विनाश फाइनल, वैसे कुषाण ने भी आक्रमण किया कनिष्क ने, वैसे फाइनली जो इसका विनाश है वो कौन करेगा? गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य उज्जैन वाले क्षेत्र से शकों का नाश करके उज्जैन को अपने राज्य में मिलाएगा और उज्जैन को सेकेंड कैपिटल डिक्लेयर्ड करेगा, जहां पर उसके नवरत्न, कालिदास, अमरदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, धन्वंतरी, ये सब रहेंगे, और आर्यभट्ट। देखा आपने, कुषाण किंग कनिष्क ने समूल नाश कर दिया तक्षशिला के शकों को। फिर उसी तरीके से देखते हैं मथुरा के शकों को जो है भी नाश करेगा कौन? कुषाण ही। उज्जैन के शकों को देखिए गुप्त शासक नाश किया, और महाराष्ट्र का नाश करेगा सातवाहन, मालूम है शातकर्णी प्रथम, वो वहां से शासन को खत्म करेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि शकों को कुषाणों ने मथुरा से खदेड़ दिया, और सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक क्षत्रप का विनाश किया। तो सातवाहन राजा सातकर्णी ने शक क्षत्रपों का विनाश किया। इसके अलावा प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश का राजा था, उसने शक क्षत्रप को हमेशा के लिए उज्जैन से खत्म कर दिया।
और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कौन? शक-छत्रप। भारत में जब शक-छत्रप आए और समय के साथ समाप्त करते चले गए हम, तो समय के साथ वो लोग अब हिंदू धर्म को अपना लिए, यानी भारत के सनातन धर्म के हो गए और बौद्ध धर्म को कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम में बौद्ध धर्म शांति का था, एक सिंबल था, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए शका। तो ये ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर? अब आइए हम शक के ऊपर और भी बात करें। शक के ऊपर जो मैं और बात करने जा रहा हूं उसको गौर फरमाइए, सुनिए। एक शक राजा हुआ रुद्रादमन। रुद्रादमन का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, मालूम है ना? सुनिए, रुद्रादमन वाज ए ग्रेटेस्ट नॉट बट वन ऑफ द ग्रेट किंग ऑफ शका, ठीक है। और वो विद्वान था, ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, विद्या का स्वामी था, विद्वान था, व्याकरण का भी अच्छा नॉलेज था, राजनीति का नॉलेज, संगीत के नॉलेज, और बहुत अच्छा उसकी तर्क शक्ति थी। तो शका किंग रुद्रादमन वॉज ए ग्रेट स्कॉलर्स एंड ग्रामरिस्ट एंड इवन गुड पॉलिटिशियन, गुड म्यूजिशियन एंड तर्क का पंडित भी था। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। रुद्रादमन, पॉइंट क्लियर? आइए, इसने रुद्रादमन फर्स्ट ने शातवाहन राजा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया, परंतु संबंधी होने की वजह से मारा नहीं। गौर फरमाइएगा। किंग शक राजा रुद्रादमन फर्स्ट जो है वो सौराष्ट्र मालवा क्षेत्र का स्वामी था, और उसने जो है शातवाहन राजा जो मालवा और सौराष्ट्र क्षेत्र पर एक समय के साथ कब्जा कर लिए थे गौतमी पुत्र शातकर्णी के द्वारा। उसके बाद उसका बेटा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी हुआ, उसके साथ रुद्रादमन का जो है लड़ाई हुई। रुद्रादमन ने पुलवामी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी सातवाहन नरेश को पराजित कर दिया, जिसको हम देखते हैं कि 130 से लेकर 160-61 के आसपास रूल करता है। तो पुलवामी हार गया, 2 बार पराजित किया रुद्रादमन फर्स्ट ने, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि वो रिश्तेदार भी था। कैसे? तो याद रखना है कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की शादी रुद्रादमन के पुत्री से, यानी अपने दामाद को 2 बार पराजित किया पर मारा नहीं। समझ में आई बात? तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए आगे। अंतिम प्रसिद्ध राजा रुद्र सिंह सेकंड हुआ, यानी शक राजा में एक रुद्र सिंह सेकंड है जो बहुत ही पॉपुलर किंग हुआ, लेकिन लास्ट किंग भी है। अब आइए, राजा जो है नहपान, ये भी एक शक राजा था, नहपान, जिसे शातकर्णी पराजित करेगा, गौतमी पुत्र शातकर्णी। और नहपान का अर्थ है जन संरक्षित, जिसका संरक्षण ही प्रजा करे। जैसे आज मोदी कहते हैं ना कि मैं क्या करता हूं जी, ये 130 करोड़ लोग ही जो चाहते हैं करवाते हैं, और हम आपसे जुड़े हुए हैं। और जिसे 130 करोड़ लोग बचाना चाहे, सरकार बनाना चाहे जिसके साथ है, उसे कांग्रेस क्या बिगाड़ लेगी? समझ में आई? तो नहपान का मतलब होता है जन संरक्षित, जनता के द्वारा संरक्षित। आज मोदी का लगभग वही अंदाज है ही। अब आइए, भारत में प्रथम प्रवास कहाँ हुआ? तो इन शक राजाओं का भारत में एंट्री सबसे पहले सिंध क्षेत्र में देखते हैं। सिंध जो पाकिस्तान में है, इसलिए सिंध को एक नाम मिला। क्या? सिंध का नाम था शकद्वीप। शकद्वीप, शक छत्रप, शकद्वीप, ये सिंध का पुराना नाम है शकद्वीप। ये सब सवाल होते हैं। अब आइए, समय के साथ देखते हैं कि इसकी 4 शाखाएं, बताया ही था पंजाब के पुष्कलावती, ठीक है। तो समय के साथ शकों की जो 4 शाखाएं हैं, पंजाब में पुष्कलावती, पुष्कलावती ही जो है हम देखें तो यह स्थापना हुआ जो कुशलुक नाम के राजा ने किया। मथुरा में जो है हगान, मथुरा में जो बेंच बैठी थी वो हगान नाम के शासक ने स्थापित किया था। तो हु वाज फाउंडर ऑफ मथुरा शकाज? हगान। उसके बाद है महाराष्ट्र में छहरात्र वंश, यानी महाराष्ट्र में जो देखते हैं
शकों का जो एक शाखा बनी छहरात। इसी छहरात्र को हम देखते हैं कि इसका संस्थापक होगा भूमक। तो मथुरा के छहरात्र वंश जो शक की एक शाखा थी का संस्थापक भूमक था, और पंजाब के पुष्कलावती का संस्थापक कुशलुक था, और उज्जैन का संस्थापक चष्टन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये तो आप समझ गए। फर्स्ट शक कौन था? माउस। ये भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया। इसकी कितनी शाखा डेवलप हो गई बेटा शकों की? तो आपने देखा है शकों की बहुत सारी शाखा डेवलप हो गई, और उन शाखाओं को अगर हम गौर फरमाएं तो आपके पास क्या समझ के आता है? तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैन और काबुल। तो इन शाखाओं का संदर्भ जरा देखिए, ठीक है। मथुरा में किसने स्थापित किया? हगान। याद रखिएगा, मथुरा फाइव ब्रांचेस था। किसकी? शकों की। ब्रांच 5 शकास। मथुरा एक, और इसका फाउंडर हगान, ठीक है। उसी तरह से हमने कहा जो पंजाब का है उसका पुष्कलावती का कुशलुक। और इसका जो है कौन है बेटा? कुशलुक। तीसरी शाखा जो है आपका उज्जैन, कौन था? चष्टन। इंपॉर्टेंट है चष्टन। तो हगान मथुरा का है, उज्जैन का चष्टन है, और बेटा महाराष्ट्र का कौन था? छत्रक का, तो भूमक, ठीक है। छहरात, महाराष्ट्र से था, और इसका फाउंडर जो दिखता है वो है बेटा आपका भूमक। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके फाउंडर को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। सबसे पहले कहाँ आए? सिंध में। शक सबसे पहले कहाँ आए थे? सिंध में, और सिंध का नाम क्या पड़ गया? शक द्वीप, ये सिंध, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ओके। अब आते हैं, तो शक राजाओं के संदर्भ में कुछ बातें और होंगी, उसको ध्यान से लेना है, समझिए। 58 ईसा पूर्व में एक राजा अज्ञात है जो शकों को पराजित किया था, और उसने अपने टाइटल विक्रमादित्य रखा, और इस खुशी में उसने एक कैलेंडर स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में ऐसे 14 राजा हुए जिन्होंने अपना उपाधि टाइटल विक्रमादित्य रखा। ये विक्रमादित्य उपाधि का अर्थ है पराक्रम का शौर्य। विक्रम मतलब शौर्य और आदित्य मतलब सूरज। ये उपाधि लगभग वैसे ही है जैसे रोमन एम्पायर के राजा सीजर रखते थे, तो सीजर जैसा ही है। भारत के इन 14 विक्रमादित्य धारक राजाओं में एक जो सबसे पहला है, उसका मूल नाम क्या है ये टाइटल से नहीं पता चलता, लेकिन टाइटल उसने रखा विक्रमादित्य, जिसने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि ली, और इस खुशी में एक कैलेंडर पंचांग की शुरुआत की, नोन एज विक्रम कैलेंडर। 57 BC स्टार्ट हुआ। तो ये भी किसी शक राजाओं को पराजित किया था। अब आइए,
अगला मैंने कहा सबसे विख्यात शक शासक जो हुआ रुद्रादमन प्रथम 130 से 150। तो देखते हैं जो मोस्ट पॉपुलर किंग रुद्रादमन फर्स्ट, ठीक है। ये 130 से समय देखें तो 130 एडी से 150 एडी के आसपास। रुद्रादमन फर्स्ट, one of the most popular king of Saka dynasty, ruled in southern Gujarat, southern eastern Gujarat and some part of Malwa region of Madhya Pradesh। इनका जो टाइमिंग है 130 से 150 एडी, इसमें हम देखते हैं कि रुद्रादमन का जो है एक अभिलेख है नोन एज जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ आपको मालूम है गुजरात में है, तो जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ कठियावाड़ा एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत होती थी। तो जिसमें याद होगा आपको, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण अपने यूनानी गवर्नर पुष्यगुप्त से करवाया था उर्जयंत पर्वत पर, ठीक है, पहरुली नदी भी कह देते पर उर्जयंत पर्वत पर, ठीक है। और यही जब बांध वाटर रिजर्वियर टूट गया था तो इसे मरम्मत का काम, जीर्णोद्धार, रिनोवेशन, पुनर्निर्माण यही रुद्रादमन ने किया। और इस वक्त उसका गवर्नर जो उस क्षेत्र का था पर्णदत्त था। तो पर्णदत्त ने जो है इसको एक तरह से देखा जाए तो रिनोवेट किया, तो इसका जिक्र है, याद रखिएगा। तो अब देखते हैं इसका क्षेत्र के संदर्भ में कि इसका जो है हम फर्क देखें। कठियावाड़ा के कुछ क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया, तो यही इंपॉर्टेंट है। रुद्रादमन फर्स्ट, जूनागढ़, इंस्क्रिप्शन, वन 150 एडी के आसपास का है। सुदर्शन झील, इसे सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया। ठीक है, कहां? कठियावाड़ा, गुजरात, ठीक है। गवर्नर पर्णदत्त था। ये अच्छा क्वेश्चन आता है, पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने किया? तो रुद्रादमन राजा के समय उसका गवर्नर पर्णदत्त ने किया, जिसका हमें साक्ष्य रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख 150 एडी के आसपास से चलता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है भारत में सबसे पुराना संस्कृत में लिखा हुआ कोई अभिलेख है। उससे पहले प्राकृत में हमें अभिलेख मिले, संस्कृत में नहीं मिले, तो ये ध्यान रखिए। अगले पॉइंट पर आइए। रुद्रादमन वॉज ए वेरी फॉन्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ये संस्कृत लैंग्वेज का प्रेमी था और इसने विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया, जूनागढ़ अभिलेख। और पश्चिम क्षत्रप के नासिक और उज्जैन के दो जो शासक थे, भूमक और नहपान ने, उसको भी देखते हैं कि हराया गया था। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुल मिला के हम आपको यही कहेंगे कि शकों के संदर्भ में अगर याद रखें तो उनके ब्रांचेज याद रखें, उसके कैपिटल याद रखें, उसके फाउंडर को याद रखिए, रुद्रादमन को याद रखिए, और रुद्रादमन की बेटी की शादी शातवाहन नरेश, ठीक है, से हुआ था, ये याद रखना है और ज़्यादा नहीं।
तो ये हुआ शक आपका। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पहलव यानी पार्थियन, हिंद पहलव, उस पर बात करें। ठीक है, तो याद रखना है पार्थियन। पहलव यानी पार्थियन, ये कौन लोग थे? इसी को हिंद पहलव कहते हैं। हिंद पहलव भी इसी को कहते हैं, समझिए। शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन का आधिपत्य हुआ था पश्चिम भारत में। इन वेस्टर्न इंडिया आफ्टर सकास पार्थियन टेक एंट्री इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इन्हें शक पहलव कहा जाता था। मूल वास स्थान इसका ईरान था। एक्चुअली ये कहां से थे? ईरान से थे। और भारत में आ गए, छोटे छोटे राज्य स्थापित किए और भारतीय राजतंत्र और समाज के अंग बन गए। समय के साथ वो क्या होगा? भारत में ही समाज में विलीन होते चले गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसको हम लोग कहते हैं मिथरेडस। तो ठीक है, तो मिथरेडस जो था एक्चुअल फाउंडर। तो मिथरेडस जो था एक्चुअल फाउंडर था, ये माना जाता है, बस ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं ऐसे ही संदर्भ में एक राजा आएगा आगे चल के, तो ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं स्वात घाटी में इन सबके सिक्के मिले। स्वात घाटी आज बलूचिस्तान के पास पाकिस्तान में, वहां पर ये लोग रूल करते थे, तो बहुत सारे जो है क्वाइंस मिले हैं उस समय के। अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें एक शासक का नाम देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना है। एक राजा था गोंदो फर्निश, उसके संदर्भ में आता है। ठीक है, अगला जो किंग है गोंदो फर्निस। तो एक पहलव किंग है गोंदो फर्निस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। गोंदो फर्निस रूल कर रहा है और इसके रूलिंग टाइम में देखते हैं भारत में कौन आ रहा है, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। गोंदो फर्निस सर्वशक्तिशाली पार्थिव राजा हुआ, ग्रेटेस्ट। किंग ऑफ पहलव। पहलव का सबसे महान राजा गोंदो फर्निश होता है, जिसको हम देखते हैं 20 से लेकर 41 एडी के आसपास शासन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में विंध्यफर्न। संस्कृत में हमने गोंदो फर्निस को क्या कहा? विंध्यफर्न। तख्त ए वही अभिलेख से हमें यह पता चलता है, और 20 से लेकर के 41 एडी के आसपास रूल किया। रूलिंग टाइम 20 एडी से 41 एडी का हम कहते हैं। अब आपसे जो सवाल करेगा वो ये, ठीक है, ध्यान देना। इसके समय सेंट थॉमस, मालूम है ना, एक बहुत अच्छा सवाल उठता है। अभी 3-4 एपिसोड पहले मन की बात में ये मोदी जी भी इस चीज को चर्चा किए थे, केरल के संदर्भ में लेकर। आप इतना समझिए, गोंदो फर्निस जब भारत के एक पार्ट पर शासन कर रहा है, तो वह पहलव वंश का सर्वश्रेष्ठ किंग हुआ, ग्रेटेस्ट किंग हुआ,
सब शक्तिशाली हुआ, जिसे हम संस्कृत में विंद फर्ण कहते हैं। और जो है हमारा एक अभिलेख है, तख्त ए बही अभिलेख, उससे इसका नाम विंध्यफर्ण चलता है। जो मूल प्रदेश ईरान से ये लोग आए थे, बस गए थे। गोंदो फर्निस जब भारत में शासन कर रहा है, उस वक्त ईसाई धर्म का एक प्रचारक, इवन आप समझिए ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के सिलसिले में आया। और आने के पीछे कई वजह हो सकते हैं, क्योंकि उनके जितने शिष्य थे सभी को मारने की बात चल रही थी यहूदी किंग के द्वारा, तो ये सब चीज़ें थीं। पर चलिए जो भी है, हम देखते हैं कि वो भारत आए और केरल तक गए। केरल के मालाबार हिल्स में भी उन्होंने प्रवचन दिए, शांति के संदेश दिए, ईसाई धर्म को आगे बढ़ाया। और ध्यान में देना है, सेंट थॉमस को मद्रास के निकट मैलापुर नामक जगह पर चाकू मार करके यहाँ के कुछ लोगों ने हत्या कर दी। तो ध्यान रहे, भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले कब आया? 1st सेंचुरी एडी। सेंट थॉमस लेके आए, जो ईसा मसीह के हम शिष्य मानेंगे। और भारत में सबसे पुराना चर्च यही है। भारत में सबसे पुराना चर्च यही है। यही का मतलब मेरा क्या है, आप समझ ही गए होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सेंट थॉमस चर्च इज द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया, जो 58 के आसपास या 52 के आसपास एस्टैब्लिश्ड हुआ था। यह जमोरिन के राजाओं का सोच था कि भाई सभी धर्मों के लिए आश्रय हो। यानी इस्लाम से पहले भारत में ईसाई धर्म आया। यह अलग बात है कि ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, पर आया, ये ध्यान में रखिए। पॉइंट क्लियर। खुद आप देखते हैं विजयनगर के राजा जो है ईसाइयों को, पुर्तगालियों को बसा रहे, लेकिन उससे पहले मालाबार। तो सेंट थॉमस किसके समय आया? पार्थियन वंश के राजा, ठीक है, गेंदो फर्निस यानी गोंदो फर्निस के समय आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, यह आपको भी याद रखना चाहिए। अब आइए, कुषाण वगैरह पढ़ चुके, शक हो गए, पहलव हो गए, ग्रीक यूनानी हो गए, तो इन लोगों को जाने दीजिए। अब हम आ जाते हैं गुप्त काल पे, जो आपकी टाइम बीइंग कहती है वो गुप्त काल कहता है। लेकिन उससे पहले एक बचा हुआ है, खारवेल। तो हम खारवेल की बात करें। आप बस 2-3 मिनट का विराम लीजिए, जस्ट 2 और 3 मिनट्स।
वेलकम बेटा। मौर्योत्तर भारत में एक और डायनेस्टी हुई, चेदी डायनेस्टी। चेदी वंश, ठीक है। कौन हुआ? चेदी वंश। चेदी वंश का फाउंडर पूछेगा तो चेदी है, और उसका बेटा, उसका फादर विदर्भ। याद रखिएगा, फाउंडर चेदी, हिज फादर चेदी के पिता का नाम था विदर्भ। अब तो आप समझ गए विदर्भ प्रदेश किसके नाम पर है। जो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, टचिंग कर्नाटक में फैला हुआ क्षेत्र है, वो किसके नाम पर है? विदर्भ के नाम पर है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब देखते हैं इसी में, ये कब की बात है? तो 1st सेंचुरी एडी के आसपास का है। तो राजा खारवेल इसी राज्य से जुड़ा था। अब देखते हैं 1st सेंचुरी एडी, समय कब है? 1st सेंचुरी एडी से लेकर के 2nd सेंचुरी एडी के बीच, यानी 200 वर्षों के आसपास में देखते हैं यहां पर शासन चल रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखें। अब आ जाते हैं हम इसके संदर्भ में बात करने। अब यहां पर एक बहुत ही महान शासक हुआ, ग्रेटेस्ट किंग। याद रखिएगा, फाउंडर कौन है? चेदी है। ग्रेटेस्ट किंग कौन था? इसका नाम है किंग खारवेल, हिंदी में खारवेल नाम का राजा हुआ, जिसका जन्म 127 और मृत्यु जो है देखते हैं आगे चल के जब भी हुआ, लेकिन ये देखते हैं 127 से लेके 1003 के आसपास में ये मौजूद है, ठीक है। तो खारवेल का बर्थ 127 बीसी दिखा रहा है, ओके, ठीक है। बीसी से 1st सेंचुरी ये हुआ एक्चुअल। तो बर्थ है 127 बीसी। राज्याभिषेक इसका देखते हैं 103 बीसी, ये देखा जाता है। और इसके डेथ के बारे में कहते हैं 149 के आसपास हुई थी। तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये माना जाता है। आइए अब खारवेल को देखते हैं। उसके फादर का नाम क्या था? तो उसका नाम का नाम था चेता राजा, ठीक है। अब फादर चेता राजा, ठीक है। ये कहां का राजा था? खारवेल को देखा जाए, कैपिटल क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे, कलिंग। तो ये कलिंग था, ठीक है। तो कलिंग का था, एक तो ये समझ गए। अब इसका धर्म क्या था? तो कलिंग का था रिलीजन, इसका रिलीजन था जैन धर्म।
ठीक है, जैन धर्म इसका रिलीजन था। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है, तो गौर से सुनिए। आफ्टर मौर्य और प्री गुप्ता there was number of small dynasty, among them one was चेदी dynasty, चेदी वंश। ये चेदी वंश थे। सेकेंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी के बीच में इनका रूल देखते हैं। चेदी वंश का फाउंडर चेदी है और चेदी के पिता का नाम विदर्भा था और इस डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट किंग हुआ उसका नाम खारवेल था। खारवेल खारवेल का जन्म 127 बीसी बताया जाता है और राज अभिषेक 103 बीसी, यानी कि 24 वर्ष की उम्र में ये अपना राज अभिषेक करवाया। 24 वर्ष की उम्र में राजा बना। तो ये है। अब खारवेल के पिता का नाम चेता राजा था, ध्यान में रखेंगे। और खारवेल का शासन कलिंग क्षेत्र, आज का ओडिशा है। कलिंग यानी ओडिशा। खारवेल का रिलीजन जो है जैन धर्म है, यह ध्यान में रखना है। अब कुल मिलाकर के हमसे कहानी को संदर्भ में सुनिए। खारवेल नाम का एक महानतम राजा का जिक्र आता है जो फर्स्ट सेंचुरी एडी के बीसी के आसपास कलिंग और उसके आसपास के क्षेत्र पर शासन कर रहा है। उसका समकालीन राजा के जिक्र को देखा जाता है तो कहा जाता है कि उसके समय में पुष्यमित्र शुंग जो है उसका समकालीन था। ठीक है, और सातवाहन राजा सातकर्णी भी इसका समकालीन था, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा है क्योंकि यहां पर इतिहास का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ईस्वी सन को लेकर के। खारवेल से जुड़े संदर्भ को देखें तो हमें खारवेल राजा का जिक्र कहाँ मिलता है, तो उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में एक अभिलेख है जिसे हम हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्योंकि उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन धर्म के लोग रहते थे, श्वेतांबर शाखा के लोग। जैन धर्म श्वेतांबर शाखा के ऋषि मुनि चैत्य विहार बनाकर रहते थे। यहां पर जो है खारवेल की रानी जो है वो एक अभिलेख खुदवाई और इसलिए रानी अभिलेख कहते हैं, जिसमें अपने पति खारवेल के बारे में है, इसलिए कहते हैं खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख या रानी अभिलेख। इसे हाथी गुफा इसलिए कहते हैं कि इस गुफा का जो द्वार है वो हाथी के मुंड की तरह है, सिर की तरह दिखता है, इसलिए इसको हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख से हमें खारवेल के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। जैसे ये जानकारी मिलती है कि खारवेल राजा ने सातवाहनों को पराजित किया, शुंगों को पराजित किया, पाटलिपुत्र पर मगध के राज्य पर भी और राजगीर पे भी 2 बार आक्रमण किया। एक बार राजगीर पर आक्रमण करके विजय हासिल किया और फिर पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण करके विजय हासिल किया। इन पर आक्रमण करने का उसका उद्देश्य जो था, कभी कहते हैं कि मगध के राजा ने कलिंग पर आक्रमण करके, मगध के राजा ने कलिंग पर आक्रमण करके जो महावीर स्वामी की, जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की मूर्तियां थी, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मूर्ति होगी, उसको ले गया था। तो इसीलिए उसने जो है मगध पर हमला करके उस जैन मूर्ति को दोबारा वापस ले आया, ऐसा कहते हैं। क्योंकि उनके आराध्य देव उनके तीर्थकर की मूर्ति थी, तो ये मान के चलते हैं। तो ये जिक्र है। अशोक का जो अभिलेख है उससे हमें उसके क्रमवार ईस्वी सन के हिसाब से कौन सी घटना, कौन सा युद्ध या कौन सी घटना, कौन सी यात्रा, किस वर्ष कौन से राजकीय काम या धार्मिक काम किए गए, सिक्वेंसली हमें पता चलता है। ऐसा एकमात्र राजा अशोक ही है क्या? नहीं। भारतीय इतिहास का एक और राजा है जिसके अभिलेख हैं और क्रमवार उसके शासन के क्रम के अनुसार बताया जाता है कि अपने शासन के इतने वर्ष में ये, इतने वर्ष में ये, इस वर्ष में ये काम किया। तो अशोक जैसा अभिलेख लिखने वाला भारत का एक और राजा खारवेल है, जिसके ये अभिलेख हाथी गुफा में हमें प्राप्त होता है। क्या? तो गौर से सुनिए।
राजा खारवेल चैती वंश का महानतम शासक हुआ और मगध पर इसने 2 बार आक्रमण किए और जैन तीर्थकर की मूर्ति को पुनः कलिंग में ले आया। ठीक है, नंद राजा ले गए थे। तो नंद राजा का मतलब क्या है मालूम है? धननंद, महापदम नंद। याद आया? तो कहते हैं कुछ लोग इतिहासकार कि कलिंग पर पहला आक्रमण नंद वंश के राजाओं ने ही किया, लेकिन कलिंग ने फिर से विद्रोह करके अपने को स्वतंत्र किया और वही फिर अशोक ने जो है नंद राजा, मतलब जो वहां पर राजा था नंदराज जो नाबालिग, उसको हरा के कलिंग पर कब्जा कर लिया। ये चीज है। अब ये जो है वही जो नंद राजा जो ले गया था जिन की मूर्ति, उसको जीतने के लिए किया। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो मगध पे 2 बार आक्रमण खारवेल ने किया, जिन की मूर्ति को वापस ले गया, जो नंद राजा, नंदा डायनेस्टी के राजा ले आए थे। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से जुड़ा हुआ है और ये उड़ीसा के पुरी जिले के धौली नामक जगह पर उदयगिरी पर्वत में है। याद रखिएगा, उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट के धौली नाम के जगह पर उदयगिरी, महेंद्रगिरी 2 पर्वत हैं, तो उदयगिरी पर्वत में हाथी गुफा का अभिलेख है। इसके अभिलेख की तुलना अशोक के अभिलेख से की जाती है। अपने कार्यों का वर्णन वो इस प्रकार करता है जैसे शासन के या राजाभिषेक के किस वर्ष कौन सा काम किया। हम देखते हैं, ये कहता है कि राजाभिषेक के द्वितीय वर्ष सातवाहन राजा सातकर्णी को पराजित किया। चौथे वर्ष इसने बरार और खान देश को जीत लिया, बरार जो है जीत लिया। राजाभिषेक के 5वें वर्ष इसने तंसुली से कलिंग तक का नहर बनवाया। बेटा तंसुली कलिंग में है उड़ीसा में, तो तंसुली से कलिंग तक नहर का निर्माण किया। तो खारवेल सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और कई प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया। खारवेल ने टैक्स समाप्त किया, इंपॉर्टेंट है। नहर का निर्माण किया, इंपॉर्टेंट है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने राजगृह को घेर कर यवन शासक को वहां से भगाया। यानी राजगृह पर यवन शासक ने कब्जा कर लिया था, उसको भी मार भगा। ठीक है। अब है 9वें वर्ष जो है प्राची नदी के दोनों तट पर महाविजय प्रसाद बनवाया। प्रसाद का मतलब महल होता है और राजमहल होता है। यानी ये बता रहा है कि उड़ीसा के प्राची नदी के किनारे इसने अपना महल बनवाया, दोनों तट पर। देखा, लोग जनरली देखते हैं कि उस समय में भी महल राजधानी नदी के किनारे बनवा रहे। 10वें वर्ष इसने कहते हैं उत्तर भारत के विजय अभियान को नेतृत्व किया। 12वें वर्ष इसने, ठीक है, मगध पर फिर आक्रमण किया। और याद रखिएगा, मगध पर जो आक्रमण किया तो बृहस्पति मित्र को समर्पण करना पड़ा, यानी उसे पराजित किया। याद रखिएगा, बृहस्पति मित्र किसका नाम है? यह क्वेश्चन होता है, आ चुका है यूपीएससी में, तो ध्यान से सुनिएगा। पुष्यमित्र शुंग का एक और नाम बृहस्पति मित्र था। क्या था? बृहस्पति मित्र। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुष्यमित्र शुंग का एक नाम बृहस्पति मित्र था। अब आइए, अपने शासन के 13वें वर्ष उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करके त्रिमीर संघ के राजाओं को पराजित किया। त्रिमीर संघ के राजाओं को पराजित किया, ये याद रखिएगा। ये त्रिमीर संघ के राजाओं को आगे चल करके समुद्रगुप्त भी पराजित करेगा। और कहते हैं पांड्य राजा से नजराना लिया, यानी खारवेल ने पांड्य राजा से नजराना भी वसूल किया। यह जैन धर्म का अनुयायी था और उदयगिरी पर्वत पर विशाल सभा भवन का निर्माण करवाया। खारवेल के रानी अभिलेख में खारवेल को चक्रवर्ती कहा गया है। खारवेल ने समकालीन राजा सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी को, ठीक है, सातकर्णी प्रथम को पराजित किया। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग यानी बृहस्पति मित्र को पराजित किया। और इस वंश की जानकारी हमें खारवेल के बाद नहीं मिलती, यानी चैती वंश की जानकारी हमें खारवेल के बाद स्टॉप हो जाती है। जैसे वर्धन वंश की क्या कहते हैं कहानी हर्षवर्धन के मरते ही समाप्त हो जाता है। तो ये याद रखिएगा खारवेल।
और इस तरह से बेटा आपने जो है विद इन द टाइम आज छोटे छोटे, जैसे चड्डी वंश में खारवेल को निपटा दिया, शक वंश में देखते हैं आपने नाहपान को, भूबक को नहीं, कुलशुक को, चस्टन को देखा, और यूनानी में आपने मिनेंडर को, यूक्रेटाइड को देखा। समझ में आ रही होगी हमारी बात। कुषाण पढ़ चुके, शुंग पढ़ चुके। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगा आपका गुप्त साम्राज्य। आज चूंकि बुधवार है तो आज जो है हिस्ट्री खत्म है। अब थर्सडे फ्राइडे पॉलिटी चलेगी, तो अगला जो चलेगा 2 दिन बेटा गुप्ता ले लेगा और 1 दिन हर्षवर्धन। तो अगले वीक में सोम मंगल बुध को एंशिएंट इंडिया शुरू हो जाएगा और आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि वो कहानी आपके नज़दीक होगा तो आपको फैमिलियर फील होगा। हालांकि गुप्त काल में भी बहुत फैमिलियरिटी आपको आएगी। तो इसके साथ ही हम बेटा आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं और जीएस की क्लास 10 मिनट के बाद शुरुआत करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।